हेलो नमस्कार, मेरा नाम राज राणा है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है टोपोग्राफी और टोपोग्राफी को हिंदी में स्थलाकृति कहते हैं। आइए थोड़ी सी हम चीजें समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम पृथ्वी के अंदर नहीं रहते, हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं। जहां पर हम पृथ्वी के रहते हैं उस स्थान को सरफेस या धरातल कहते हैं। अब ये धरातल दूर से आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल चिकना है, ये बिना ऊंचा नीचा है। इसका मतलब ये ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन मैं आज आपको इस धरातल का असली रूप दिखा देना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये हमारा धरातल है, कहीं पर बहुत ऊंचा है और कहीं पर नीचा है। इस ऊंचे नीचे स्थानों को ही हम उच्चावच के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर उच्चावच है, इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण हुआ है। आज हम चर्चा में इन्हीं भूदृश्यों को लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से माउंटेन का निर्माण होता है, ये पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत किसे कहते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि हमारे यहां पर पठार कहां कहां पर कौन कौन सा पठार है और इनका विकास कैसे हुआ था। जानेंगे मैदानों के बारे में। यहां पर ये आपको अब धरातल दिखाई दे रहा होगा और काफी आपको ऊंचा नीचा दिखाई दे रहा होगा। अब सोचिए, यह धरातल का वो हिस्सा है जो आसपास की जमीन से ऊंचा है। अब आसपास की जमीन से ऊंचा है और ऊपर से नुकीला भी है। नुकीला है लेकिन बहुत सारी जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसका सर्वोच्च बिंदु, उस सर्वोच्च बिंदु को शिखर कहते हैं, यानी पीक कहते हैं। यानी ऐसी एलिवेटेड लैंड, यानी ऐसी उच्च भूमि जिसमें एक या एक से अधिक शिखर हैं, उन्हें हम पर्वत के नाम से जानते हैं। तो आइए इन पर्वतों को समझते हैं, फिर उसके बाद पठार समझते हैं और फिर उसके बाद मैदान समझते हैं। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है। देखिए, क्योंकि माउंटेन की बात कर रहे हो, प्लेट्यू की बात कर रहे हैं और मैदान की बात कर रहे हैं, तो भूगोल क्या है यही देखो। भूगोल यह समझने की कोशिश करता है चीजें कहां पाई जाती हैं, यानी पर्वत कहां पाए जाते हैं, पठार कहां पाए जाते हैं, मैदान कहां पर पाए जाते हैं, वे वहां पर ही क्यों हैं, हिमालय यहां पर ही क्यों है, ठीक है, एंडीज साउथ अमेरिका में ही क्यों है, यह भी जानने की कोशिश करता है हमारी ज्योग्राफी। और वो समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं, कैसे बने हैं। हालांकि इनके बनने का जो क्रम है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, यह हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे हम इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बलों की जब अध्ययन करेंगे ना, वहां पर मैं आपको अच्छी तरह से इसको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम अपने धरातल को देख लेते हैं और इस धरातल पर विभिन्न प्रकार के भूदृश्य आपको दिखाई देंगे। इन्हीं टोपोग्राफी, इन्हीं स्थल रूपों की हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे हम जानेंगे आज पर्वतों के बारे में, तो आपको इस स्थल रूप पर आपको यहां पर एक पर्वत दिखाई दे रहा है, यहां पर पठार है, यहां पर झीलें बनी हुई हैं, ये मैदान है, घाटियां हैं, पर्वत श्रृंखला हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, डेल्टा है, इसके अलावा प्रायद्वीप है, द्वीप है, इन सब के बारे में जानेंगे। आज ये वाली क्लास और इसकी जस्ट अगली वाली क्लास इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ये पूरी तरह से स्थिर रूपों के विकास, स्थिर रूपों का वितरण इन्हीं को समर्पित है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अंत तक बिल्कुल एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की कुछ लाइनों का उद्धरण देते हैं कि एनसीईआरटी किस प्रकार से डील करती है इन चीजों के साथ। यानी वेयर वी लिव इन कॉल्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां पर हम रहते हैं उसे पृथ्वी का धरातल कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह धरातल सभी स्थानों पर एक समान है। अब तक आप समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं है। संपूर्ण धरातल ऊंचा और नीचा है और इस कारण पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण हुआ है। जैसे पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, पठार हैं, ठीक है, पहाड़ियां हैं, मैदान है, डेल्टा है, प्रायद्वीप है, मुहाने हैं, पेनिनसुला है और यहां पर माउथ है, एस्चुरीज बनी हुई है। ठीक है, तो बहुत प्रकार की यहां पे स्थलाकृति है। यहां पर मैं एक स्थलाकृति को इसी में से आपको समझाने के लिए यहां पे बनाई है। ये देखो, ये जमीन कहां पर है, जमीन यहां पर है, दिख रहा है ना। तो पेन ले लेता हूं मैं, यहां पर आपको जमीन दिख रही है। ये जमीन क्या है, अब इसको क्या कहेंगे, ये ऐसा हिस्सा है जमीन का एलिवेटेड लैंड है, यानी जमीन से ऊपर उठी हुई जमीन है और जिसके ऊपर क्या एक शिखर बना हुआ, एक या एक से अधिक शिखर है। तो ऐसी एलिवेटेड लैंड जिसका एक या एक से अधिक शिखर है, उसी को हम पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ
कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, डेल्टा हैं, एस्चुरी हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ था? तो इनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक गतियों के कारण हुआ है और साथ ही साथ हमारे धरातल पर लगने वाले बाहर से एक बल लगता है जो अपक्षय और अपर्दन करता है, जो वेदरिंग और इरोजन करता है, उस बल का भी प्रभाव होता है। तो पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है उसे अंतर्जात इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और पृथ्वी के बाहर जो बल लगता है उसे हम बहिर्जात बल कहते हैं। इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो बल है वो कुल मिलाकर हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के धरातलों का निर्माण करते हैं। तो चलिए इन्हीं के क्रम में हम जान लेते हैं कुछ चीजों को। यहां पर जानेंगे कि माउंटेन क्या है। तो आइए माउंटेन के बारे में आपको बता दूं कि भूमि का एक ऐसा भाग जो आसपास की जमीन से ऊंचा हो, जिसकी एक या एक से अधिक शिखर हो, उसे हम पर्वत कहते हैं। पर्वतों के शिखर बहुत अधिक ऊंचाई तक भी हो सकते हैं। पर्वत शिखर 8 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई की भी हो सकते हैं। पर्वत शिखर का मतलब होता है माउंटेन पीक। जैसे अगर आपसे पूछे कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची पीक कौन सी है तो आप बताओगे माउंट एवरेस्ट है सर। माउंट एवरेस्ट कितनी है? 8,848 मीटर के आसपास है, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। समझ में आ गया नहीं? तो आप यहां पे समझ सकते हैं। और कुछ की जो ऊंचाई है वो काफी कम भी है। बस इतना याद रखो कि ऐसे पर्वत जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से कम है उनको पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है, खैर ये ऐसी अलग बात है कि इनको पहाड़ी और पर्वत का स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं है। ऐसा हम ज्योग्राफी में पढ़ते समय समझेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पारसनाथ पहाड़ी है जो आपको कहां मिलेगी? छोटा नागपुर पर मिलती है। छोटा नागपुर पठार, जिसे हम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और इसका मोस्टली विस्तार कहां पर है? झारखंड। तो झारखंड में एक पठार पाया जाता है जिसे छोटा नागपुर पठार कहते हैं और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी पारसनाथ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1300 मीटर है। इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी इसको पहाड़ी कहते हैं, पारसनाथ पहाड़ी। तो स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की दृष्टि से याद रखना कि 600 मीटर से जिनके शिखर क्या हैं, ठीक है, नीचे हैं, उन्हें हम पहाड़ी कहते हैं। तो कभी एग्जाम में पूछ रहे तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं और इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बताऊंगा। एक शब्द टर्मिनोलॉजी आ जाती, इंडिविजुअल माउंटेन। इंडिविजुअल माउंटेन है जो पूरी धरती कहीं भी हो और कहीं पर अकेला खड़ा हुआ है, इसके आसपास कोई माउंटेन नहीं है, उसे हम एकाकी पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा? कोई ऊंची जगह है, वहां पर अपक्षय अपर्दन की क्रिया चलती रही। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा, सर 2 शब्दों को लिंक बहुत कर रहे हैं, एक है अपक्षय और एक है अपर्दन। सर पहले इसके बारे में तो बता दो, बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। अपक्षय को वेदरिंग कहते हैं। जब बड़ी बड़ी चट्टानें छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाती है, व्हेन बिग रॉक्स ब्रेक इनटू सेवरल पार्ट, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, बड़ी चट्टान छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाए, इसे वेदरिंग कहते हैं। अब छोटी छोटी चट्टान मतलब कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी, ये इन सबको अवसाद कहते हैं। अपक्षय के द्वारा अवसादों का निर्माण होता है और जब ये अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करने लग जाए, उसी को अपर्दन कहते हैं, एरोजन कहते हैं। कभी आप देखना जहां पर ढाल से पानी जा रहा हो तो वहां पे देखोगे गहरे गहरे गड्ढे से बन जाते हैं, यानी वहां की मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसी को कहते हैं अपर्दन। ठीक है नहीं? और जब ये मिट्टी है, ये जो कंकड़, पत्थर, बालू, बजरे कहीं तो इकट्ठा होंगे, उनको निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। तो तीनों चीजों को याद रखना, मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा इनका। तो इंडिविजुअल माउंटेन समझ में आ गया। अब बात आ जाए, कभी आ जाए कि माउंटेन चेन किसे कहते हैं, तो ये भी थोड़ा सा समझ लो क्या है। उत्पत्ति एवं आयु की दृष्टि से असमान पर्वत, अलग अलग प्रकार की पर्वत है जो पता है विभिन्न काल खंडों में बने हुए, उत्पत्ति आयु की दृष्टि असमान, देखो जिनकी उत्पत्ति साथ साथ न हुई हो और जिनकी आयु भी साथ साथ ना हो, ठीक है, एक ही समान आयु के ना हो और इनकी उत्पत्ति भी अलग अलग क्रिया से हुई हो, लेकिन वह एक लंबी और सक्रिय पट्टी में पाए जाते हैं, उन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसके अलावा क्या है? पर्वत कटक किसे कहते हैं? पर्वत कटक क्या होते हैं? एक ही समय पर बनते हैं, एक ही समय पर बनते हैं और लंबी सी दीवार सी बन जाती है, ऊंची उठी हुई, उसे पर्वत कटक कहते हैं, या इसको माउंटेन रेंज भी, माउंटेन रिज भी बोलते हैं, है ना। चलिए अब यहां पर आप समझ लो कि माउंटेन क्लस्टर किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत विभिन्न काल की विभिन्न प्रकार से बनी पर्वत मालाएं, पर्वत क्रम और पर्वत श्रेणियां आती हैं, यानी विभिन्न काल में अलग अलग टाइम पर बहुत सारी पर्वत मालाएं बनी हो, पर्वत क्रम बने हो, पर्वत श्रेणियां मिली हो, वो एक ही जगह पर हो, तो उसको क्या कहते हैं? माउंटेन क्लस्टर कहते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण क्या है? कॉल्डलेरा पर्वत, जो कहां पर है? ब्रिटिश कोलंबिया में है। अब बात आती है कि माउंटेन
तंत्र किसे कहते हैं? तो एक ही काल, देखो एक ही समय की बात कर, एक ही पर्वत से निर्मित अनेक पर्वत श्रेणियां, पर्वत वर्ग समूह को पर्वत तंत्र कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अल्पेशियन पर्वत। इसके अलावा क्या है? पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? माउंटेन रेंज। तो जब एक ही प्रकार से बने हुए समान आयु के अनेक पर्वत एक लंबी तथा सकरी पट्टी में व्यवस्थित हो तो इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी इसका उदाहरण है। ठीक है। माउंटेन ग्रुप किसे कहते हैं? ये कई पर्वतों से मिलकर बनता है, लेकिन इनमें पर्वतों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो राज्य में स्थित सान जुआन पर्वत इसका अच्छा उदाहरण है। बस इतना याद रखो। ठीक है। बस इसमें जो उदाहरण दे रखे हैं ना, उनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। यह प्रश्न आपसे ज्यादा पूछेगा। अब आइए यहां पर पहले समझते हैं कि कुछ माउंटेन रेंज हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है, इसलिए मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। कुछ माउंटेन रेंज हैं जिससे बहुत बार प्रश्न आते हैं। जैसे एक माउंटेन रेंज बेटा यहां पर है, इसका नाम क्या है? एटलस। और आप याद करो, आपसे पूछेगा और एटलस कहां पर है? अफ्रीका में है। इसके अलावा यहां पर एक और है ड्रैकेंस वर्ग, और ड्रैकेंस वर्ग भी अपने आप में कहां पर है? अफ्रीका में है। ओके। इसके अलावा ये है एंडीज माउंटेन रेंज, ये दिखाई दे रही है, ये बहुत लंबी है, ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वहीं हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहां पर रॉकी माउंटेन मिलता है, और इसके अलावा अल्पेशियन माउंटेन मिलता है। तो अल्पेशियन पूछ ले या रॉकी पूछ ले तो नॉर्थ अमेरिका निशान लगा देना। इसके अलावा एक और पर्वत श्रृंखला है जिसको कहते हैं आल्प्स। ये पूरे यूरोप में फैला हुआ है लगभग। ठीक है। और आल्प्स पर ही स्विट्जरलैंड है, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग भी बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा हिमालय को कौन नहीं जानता? ये हिमालय का विस्तार एशिया में है। ओके। इसके अलावा जाग्रोस, जाग्रोस एक पर्वत श्रृंखला है जो ईरान में अवस्थित है। इसके अलावा एक और है काकेसस। काकेसस माउंटेन जो रेंज है वो एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। वहीं पर यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कभी पूछ ले तो आप बता देना कि ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। आइए अब जानते हैं कि जो हमारे माउंटेन हैं वो कितने प्रकार के हैं। माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं? हमारी एनसीईआरटी केवल 3 ही प्रकार के माउंटेन के बारे में बताती है, लेकिन मैं आपको और भी ज्यादा माउंटेन के बारे में बता रहा हूं। हमारी एनसीईआरटी में 3 ही माउंटेन है, 3 प्रकार के माउंटेन है। पहला वलित पर्वत, दूसरा ब्लॉक माउंटेन और तीसरा संग्रहित पर्वत। 3 पर्वतों के बारे में वो बात करती है। ठीक है। अगर देखा जाए तो वास्तव में जो माउंटेन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखो कि माउंटेन कई प्रकार के होते हैं, जैसे वलित पर्वत, जैसे ब्लॉक माउंटेन, जैसे डोम शेप माउंटेन, जैसे संग्रहित पर्वत, जैसे अवशेषी पर्वत। इसको क्या कहते हैं? अवशेषी। रेजिडुअल नाम है इसका, रेजिडुअल। ठीक है। नहीं, ये स्पेलिंग नहीं है इसकी, रेजिडुअल, रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। ठीक है। और ये क्या? कॉम्प्लेक्स यानी जटिल पर्वत। आइए इन चीजों के बारे में हम समझते हैं। इसके अलावा पर्वतों का एक और क्रम है जो समझने के लिए, आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। ये तो शेप के आधार पर था। अगर देखें तो किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, निर्माण के क्रम यानी निर्माण किस प्रकार से निर्माण हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर देखा जाए तो माउंटेन 1 2 3 4 5 6 प्रकार के हैं। लेकिन अगर इनकी एज देखी जाए यानी कौन सा माउंटेन कितना पुराना है, तो इन माउंटेन का जो वर्गीकरण इस प्रकार से है। सबसे पुराने जो पर्वत है उनको प्री कैम्ब्रियन पर्वत कहते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन पर्वत को, ठीक है, वो कब बने थे? 40 करोड़ वर्ष पहले बने हुए हैं। भारत का दारवाड़, ठीक है, छोटा नागपुर, अरावली और कुड़प्पा इस श्रेणी में आते हैं। याद रखो, यही पूछेगा कि बताइए अरावली किस प्रकार का पर्वत है, तो आपको झट से आंसर लगा देना है, प्री कैम्ब्रियन पर्वत क्रम का है। कुड़प्पा कैसा है? प्री कैम्ब्रियन है। छोटा नागपुर कैसा है? प्री कैम्ब्रियन है। धारवाड़ कैसा है? प्री कैम्ब्रियन है। ठीक है। इसके बाद आता है कैलोडोनियन। ठीक है। इन पर्वतों का निर्माण डेवियन तथा सिल्यूरियन युग में हुआ है, लगभग 32 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। ये 40 करोड़ साल पहले, ये 32 करोड़, तो इनसे तो नए हैं ये। अब इसका उदाहरण जरूर देख लो, कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन पर्वत इसका उदाहरण है। ठीक है। यूरोप में स्कॉटलैंड, स्कैंडेवियन तथा उत्तरी आयरलैंड के पर्वत इस श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखो। तीसरे क्रम में कौन है? हर्सिनियन पर्वत है, हर्सिनियन। इन पर्वतों का निर्माण आज से 22 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। ठीक है। नहीं, कौन कौन से? याद रखो, एशिया का टिएनशान, नामशान, अल्टाई,
ठीक है, जुगेरियन, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कॉर्डिलेरा, यूरोप का पेनाइन, हॉर्ज वासेज, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आदि श्रेणी में आते हैं। सबसे नए पर्वत कौन से हैं? तो अल्पाइन क्रम के जो पर्वत हैं वो सबसे नए हैं। ये भी प्रश्न आ जाता है कि बताइए कि कौन से पर्वत सबसे नए हैं, अल्पेनियन, हर्सियन, कैलोडिनियन या प्री कैम्ब्रियन। ऐसे प्रश्न आए तब भी आपको याद रखना है अल्पेनियन बिल्कुल नए पर्वत है। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण क्या है, हिमालय, जैसे आल्प्स, जैसे रॉकीज, जैसे एंडीज, जैसे पेरेनीज, ये अल्पाइन पर्वत हैं। इनका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। जैसे हिमालय हमारा आज से 7 करोड़ साल पहले ही इसका निर्माण हुआ है, जबकि अरावली जो भारत में पाया जाता है वो 40 करोड़ साल पुराना है। तो सोचो कि उम्र किसकी ज्यादा है। ठीक है नहीं, अब आपको जानना पड़ेगा कि वास्तव में उम्र किसकी ज्यादा है। ठीक है ना। चलिए आइए अब थोड़ा सा हम आपको बता दें। ठीक है, वलित पर्वतों के बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें वलित पर्वत क्या होता है। ठीक है ना, तो वलित पर्वतों को जानने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं। क्या बताऊं? कि आपको पता है कि जिस धरती पर हम रहते हैं उस पर बहुत सारी प्लेट पाई जाती हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इन प्लेटों के नीचे हमारा गर्म मैग्मा होता है, जो पिघला हुआ अवस्था में होता है, जिसे कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं उसको? दुर्बल मंडल, यानी एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और हमारा स्थल मंडल इस दुर्बल मंडल के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, स्थल मंडल बहुत सारे भागों में बटा होता है जिसे हम प्लेट कहते हैं, जिसके बारे में हम पिछली क्लासों में आपको पढ़ा चुके हैं। तो जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उससे हमारी जो धरातल पर वलन पड़ जाते हैं। जैसे अगर किसी कॉपी को, मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक कॉपी है, एक पेज है, और आप इनको इस तरह से दोनों तरफ से दबा दो ऐसे, तो देखो यहां पर पाओगे कि कुछ चीजें उठ जाती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? फोल्ड कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? फोल्ड। तो इसी प्रकार से जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो बहुत सारे फोल्ड बन जाते हैं, और उन्हीं से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। हालांकि जितने भी वलित पर्वत हैं सब भूसन्नतियों से बने हुए हैं। ठीक है, किससे बने हुए? भूसन्नतियों से बने हुए हैं। यहां पर दिखाई दे रहा है भूसन्नति को जियोसिंक्लाइन कहते हैं। द जियोसिंक्लाइन आर ह्यूज डिप्रेशन फाउंड नेचुरली ऑन द ओशियन फ्लोर। इनके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं है। बस आपसे कभी पूछ ले कि बताओ पृथ्वी का पालना यानी पर्वतों का पालना किसे कहते हैं? पर्वतों का पालना। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से आंसर लगा देना भूसन्नति। क्या लगाओगे आप? भूसन्नति। ठीक है नहीं, क्रेडल ऑफ माउंटेन। ठीक है, क्या कहा जाता है? जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर डिप्रेशन है, यहां पे धीरे धीरे अवसाद इकट्ठे होते चलेंगे, नदियां अवसाद लेके आएंगी, यहां पे वजन बढ़ेगा, तो देखो वजन बढ़ता जा रहा है, और वजन बढ़ने की वजह से ये वाले किनारे ऐसे करके आगे चलेंगे और यहां पर ये सब उठ जाएगी, तो यहां पे माउंटेन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जब पृथ्वी के अंतर्गत यानी अंतर्जात बल के कारण भूपर्पटी पर मोड़ या बलन पड़ जाता है उसे वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों से हुआ है। भूसन्नति लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं जिसमें अवसादों के निक्षेपण के साथ तली में धसाव होता है। धसाव हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण भूसन्नतियों में क्या होता है, चीजें ये अवसाद उठ जाते हैं ऊपर, और इन्हीं को वलन कहते हैं। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस, यूराल आदि सब इनसे निर्माण हुआ है इनका। इसके अलावा एक और थ्योरी ये मैंने आपको बता दी थी प्लेट टेक्टोनिक में, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो ये वाला जो यहां पर जहां दोनों प्लेटें टकराती है वहां पर ये मोड़ पड़ जाते हैं, इससे इस प्रकार के माउंटेन का निर्माण होता है। ये भी अपने आप में क्या है? वलित पर्वत है। ठीक है नहीं, क्या है? वलित पर्वत है। आइए, अगर हमें आपसे कहूं कि वलित पर्वतों की एक लंबी सी फौज है, यानी बहुत सारे वलित पर्वत है, ठीक है, और उनसे बहुत लंबी लंबी रेंज बन गई है, तो आपको विकिपीडिया के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप आंसर लगा देना ये एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे कौन है? सदर्न ग्रेट एस्कार्पमेंट है जो अफ्रीका में है। तीसरे नंबर पे क्या है? रॉकी है। रॉकी तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। देखो इनकी लंबाई भी दे रखी है यहाँ पे 7000 किलोमीटर, ये 5000 किलोमीटर, 4800। ऊंचे नहीं है ये, लंबे की बात कर रहा हूं, लंबी पर्वत श्रृंखला। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन जो है वो चौथे नंबर पे आता है इसकी। ठीक है, इतनी लंबाई है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, इसकी 3500 के आसपास किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं पर हिमालय कौन से नंबर पर आता है? छठवें पर। याद रखो हिमालय छठवां सबसे लंबा पर्वत है, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है।
ठीक है, 6वें नंबर पे आता है लंबाई के क्रम में। लंबाई क्रम में सबसे ज्यादा कौन सा आता है? एंडीज आता है। ठीक है, यूराल माउंटेन 7वें नंबर पे आता है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अब कभी ये पूछ ले कि ये सारी रेंज कहां पर है, तो सामने साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपने को मैंने यहां बता दिया है। इसके अलावा एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इसका हाईएस्ट पॉइंट बताओ, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांकुआ है। ठीक है, एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी माउंटेन पीक है, तो माउंट एकांकुआ है। साउथ ग्रेट एस्कारपेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो थवाना नेटलियाना है। इसके अलावा रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलबर्ट है। इसके अलावा ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट किर्क पाट्रिक है। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉन्सिस्क्यू है। याद रखो, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हो माउंट एवरेस्ट है, और इसके अलावा यूराल माउंटेन, ठीक है, यूराल माउंटेन की ऊंची चोटी माउंट नरोदनाया है। देखो एक बात याद रखना कि बलन का निर्माण कैसे होता है, बलन कैसे पड़ते हैं, अंतर्जात बल कैसे होता है, उन चीजों के बारे में आपको विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक वाले चैप्टर में। तो घबराए नहीं, यहां पर केवल माउंटेन के विस्तार के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहा हूं कि कौन सा माउंटेन कहां पर पाया जाता है, उनकी चोटियां कहां कहां पर है, उसकी बात है। अब आगे चलते हैं, ब्लॉक पर्वतों के बारे में जानते हैं। तो ब्लॉक पर्वत कैसे हैं, यहां पर एक फिगर दे रखा है, वो देखिए। यहां पर समझ लो पूरा एक ईंट है, ईंट को हमने क्या दे दिया, ब्लॉक कह दिया है। अब पृथ्वी के अंदर बहुत सारे अंतर्जात, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, एक बल लगता है जिसे अंतर्जात बल कहते हैं, और इस अंतर्जात बल की वजह से इस ब्लॉक पर दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है ना, पृथ्वी के चलने से या पृथ्वी के मूवमेंट से यहां पर दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ गई, इन्हीं को हम कहते हैं फॉल्ट। क्या कहते हैं इनको हम, फॉल्ट कहते हैं। बात समझ आएगी नहीं? चलिए अब क्या होगा, ये जो एक ब्लॉक था 3 ब्लॉकों में बट गया, एक, ठीक है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक। अब ये जो वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कभी कभी क्या होता है, नीचे चला जाता है। क्या होता है, कभी कभी ये नीचे चला जाता है। ठीक है नहीं, अब नीचे चला जाएगा तो ये बैठ गया। ठीक है, ये वाला नीचे हिस्सा बैठ गया, ये वाला, और यहां पे ये वाले हिस्से खड़े रह गए, तो ये ब्लॉक ही तो खड़े रह गए। ये 3 ब्लॉक हैं तो 2 ब्लॉक इसमें क्या हो गए, खड़े रह गए, और ये नीचे चला गया। तो जो हिस्सा नीचे चला गया उसकी वजह से गड्ढा बन गया, और इस गड्ढे को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली कहते हैं। और जो ऊपर उठ गया उन्हीं को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स माउंटेन। बात समझ आएगा नहीं, ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स माउंटेन कहते हैं, बस इतना ध्यान रखो। अब आप कहोगे सर ये ऊपर नीचे क्यों जाते हैं, अरे ऊपर नीचे इसलिए जाते हैं कि यहां पे देखो, अब ये ब्लॉक है और ये इधर वाला ब्लॉक, इधर वाला ब्लॉक ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, इसमें तनाव बल लग रहा है, तो ये नीचे बैठ जाएगा। कभी कभी क्या होगा, ये कंप्रेस करेंगे ऐसे करके, तो भी हो सकता है नीचे बैठ जाए या ऊपर उठ जाए। ठीक है नहीं, याद रखना बस इस बात को। ठीक है, अब यहां पे देखो, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव बल से प्रारंभ होता है। तो यहां पे तनाव लग रहा है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और यहां पे भ्रंश पड़ गए तनाव की वजह से, और कभी कभी संपीड़न बल के कारण भी इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। तनाव का मतलब होता है इस चीज को ऐसे कर खींच रहे हैं, तनाव, और संपीड़न मतलब इसको दबा रहे हैं। दोनों ही बलों से ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। तनाव बल के कारण भ्रंश या दरारों का निर्माण होता है, जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है। इस भ्रंश रेखा के सहारे कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे बैठ जाता है। इससे ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। और ब्लॉक माउंटेन, यहां पर कुछ उदाहरण है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना, याद रखना। जैसे सिएरा नेवादा कैलिफोर्निया, सिएरा नेवादा क्या, कैलिफोर्निया, यहां पे आप देख लो। इसके अलावा क्या है, सिएरा नेवादा कहां पर है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहां पर, यूएसए में, ध्यान रखो। बसाज रेंज, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बासजेस रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, यूरोप में है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। साल्ट रेंज कहां पर है, पाकिस्तान में है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए। सिएरा नेवादा का मैं आपको एक तरह से गूगल अर्थ के सहारे से आपको दिखा देना चाहता हूं, हाँ आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप इस माउंटेन को देखोगे तो आपको, सिएरा नेवादा देखोगे तो आपको भी मजा आ जाएगा, है ना। चलो, ठीक है ना। जैसे आपने डेथ वैली का नाम सुना होगा, देखो डेथ वैली है ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये मृत घाटी है।
ठीक है, खैर चलिए, अब इसमें हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसमें, बस मैं तो आपको थोड़ी चीज़ें थोड़ा अच्छा लगेगा आपको ज्योग्राफी में देखोगे, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है ना। शेर निवेदा देखना चाहते हो तो इसी में देख लेना। आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, आइए अब आगे चलते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। दो प्रकार के पर्वत हो गए, ब्लॉक माउंटेन हमने बता दिया, बलित पर्वत हमने आपको बता दिया। बलित पर्वत बलनों से बनते हैं और यहां पर भ्रंश रेखा पर बनते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहां पर जानेंगे कि धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमाव होने से, जवाब नहीं जमाव होने से संग्रहित पर्वत का निर्माण होता है। इसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। संग्रहित पर्वतों के बारे में भी आपको बताया गया है एनसीईआरटी में। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पे लावा निकल रहा है, ये लावा यहां पे इकट्ठा होगा कि नहीं, इकट्ठा होगा, फिर यहाँ पे बहुत सारे अवसाद भी इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक उच्च भूमि बन जाएगी, जिसका एक शिखर बन जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, संग्रहित पर्वत, क्योंकि इसमें बहुत सारा संग्रहित है, बहुत सारी चीजें उन्होंने मिलकर इस माउंटेन का निर्माण किया है। इसे क्योंकि इसमें लावा की अधिकांशता होती है तो इसको लावा पर्वत भी कहते हैं, इसको ज्वालामुखी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर देखो, इन पर्वतों के शिखर बहुत ऊंचे और सुडौल होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सस्ता, माउंट हुड, माउंट रेनियर, ये यूएसए में है। फिलीपींस का माउंट मेयान, जापान का फ्यूजियामा, इक्वाडोर का कोटापेक्सी, अर्जेंटीना का ओजस डैश सेलाडो, मैक्सिको का पोपो कैपिटल, कैलिफोर्निया का लेसन पीक, इटली का वेसुवियस और चिली का अंगसेचुएट। ठीक है, इनको आप याद रखें, ये प्रश्न आपसे सीधे पूछे जाएंगे कि बताओ फ्यूजियामा कहां पर है, कोटापेक्सी कहां पर है, ओजस डैश सेलाडो कहां पर है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, जैसे यहां पर अज लिखा हुआ है, देखो अर्जेंटीना, और यहीं पे क्या लिखा है, अज, तो अज का अज से सीधे संबंध कर सकते हो और आपको ये याद भी हो सकता है। ठीक है नहीं, आइए आगे चलते हैं। यहां पर क्या है, गुंबदाकार पर्वतों के बारे में बात की गई है। ठीक है, जैसे यहां पर गुंबद सा दिखाई दे रहा पूरा डोम शेप, जब पृथ्वी के धरातल के कुछ भाग का उत्थान चाप के आकार में होता है, ऐसे प्रकार के आकार में हो जाता है, तो उससे गुंबद आकार पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, और इसे गोलाकार आकृति का होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार या ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्स। याद रखना, सिनसिनाटी उभार कहां पर है, अमेरिका में है, ये रट लो, याद कर लो, कोई प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जब किसी पर्वत श्रृंखला की संरचना में अनेक जटिलता पाई जाती है, उन्हें मिश्रित पर्वत कहते हैं। अब पर्वत श्रृंखला पता विभिन्न क्रम में बनी है, जटिलता है, कुछ नए नए तरह से बनी है। ठीक है, कुछ टेक्टोनिक का भी प्रभाव है, किसी और चीज का भी प्रभाव है। ठीक है, यहाँ पे भ्रंशों का भी प्रभाव है, तो उसको जटिल पर्वत कहते हैं, कॉम्प्लेक्स माउंटेन कहते हैं। जैसे भारत का विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ये अपने आप में क्या है, ठीक है नहीं, ये क्या जटिल पर्वत है। इसके बाद क्या है, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट का मतलब क्या है कि माउंटेन कभी पर बहुत ऊंचे ऊंचे थे, अब क्या हुए हैं कि समय के साथ अपक्षय और अपरदन की क्रियाओं के कारण, ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन, ये क्या हो गया, लगातार वेदरिंग होती रही है, इसमें लगातार इरोजन होते रहे, तो अपने मूल स्वरूप को इन्होंने खो दिया है और धीरे धीरे पूरी तरह से लुप्त होते जा रहे हैं। अवशिष्ट यानी बचे कुछ बच्चे हैं, इन्हीं को रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। रिलैक नहीं कहते इनको, रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं, रेजिडुअल, इनको रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। ठीक है, चलिए, और इस रेजिडुअल माउंटेन का सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो क्या है, अपने आप में अरावली माउंटेन है। क्या है, अरावली है। यहां पर मैं आपको जो दिखा रहा हूं अरावली ही रेंज है, पहले बहुत ऊंची थी, अब अरावली देखो बहुत कम ऊंची बची है। वैसे भी यहां पर अरावली बहुत पुरानी है, तो यहां पर मकराना नामक, यहां पर क्या होता है, मकराना। ठीक है नहीं, यहां पर आप देखोगे कि मकराना यहां पर संगमरमर है, और मकराना संगमरमर के उसकी वजह से, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा खनन हुआ है और खनन के कारण भी अरावली नष्ट हो गई है। ठीक है नहीं, और बहुत सारी जगह तो अब अरावली पूरी तरह से समाप्ति हो चुकी है, धरती पर सीधे सीधे मिल गई है। एक बात याद रखना, अरावली खत्म हो गई ना तो आपके रेगिस्तान का विस्तार कहां तक हो जाएगा, पूरे हरियाणा में हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अरावली बनी रहे, पश्चिमी यूपी तक रेत पहुंच जाएगा इस अरावली की वजह से। थार रेगिस्तान में जो रेत है ना वो यहां पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब ध्यान रखो कि कहीं किसी को निम्न पर्वत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 2000 से 3000 फीट तक है। ठीक है, उनको निम्न पर्वत कहते हैं। ये रफ माउंटेन को पढ़ लेना, साधारण ऊंचे, अधिक ऊंचा माउंटेन। ठीक है,
आइए अब दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चोटियों की बात करते हैं, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अब दुनिया की ऊंची ऊंची जो चोटी है उनका हमने सीक्वेंस बना दिया है। देखिए सबसे ऊपर नंबर पे कौन दे रखी है, एवरेस्ट दे रखी है। ठीक है, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब देखो कहां पर है, हिमालय पर है, ये आपको पता है। स्थिति कहां है, नेपाल और तिब्बत में है, और यहां पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848। दूसरे नंबर पर K2 है, याद रखना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो काराकोरम रेंज है, जो हिमालय नहीं है, याद रखना। ऊंचे में पता है काराकोरम रेंज पर भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बस इसको हटा दिया जाए तो बाकी सब हिमालय हिमालय की मिलेंगी शुरुआत में। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है, जो कहां पर है, हिमालय में है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत में है। कहां पर है, भारत में लद्दाख में है। ये लद्दाख का हिस्सा इस समय पर पीओके पर है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, हमारे नियंत्रण में नहीं है लेकिन हमारी है। ठीक है, लेकिन ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि काराकोरम इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय का है। तो अगर कोई पूछ ले कि दुनिया की ये बताओ हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नो डाउट ये नहीं होगी, कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। तो जल्दबाजी में ध्यान रखना प्रश्न क्या पूछा है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 पूछ रहा, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 आंसर लगा देना। ये पूछे हिमालय की पहली कौन सी है, ये रही, दूसरे पे कौन है, ये रही कंचनजंगा, याद रखो। तीसरे पर लाहौसे है, यहां पे देखते चलना। उसके बाद मकालू है, चोयो ओयू है, धौलागिरी है, मनसालू है, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गशेरपुरम, ये फिर काराकोरम शुरू हो जाता है, ब्रॉड पीक काराकोरम है, गशेरपुरम सेकंड काराकोरम है, और सिसमा पंगमा ये भी हिमालय। ठीक है, तिब्बत। तो ये सब ऊंचाइयां दे रखी हैं, तो इन सारी चोटियों को एक क्रम में याद रखना, कौन कौन सी चोटी आपको कहां कहां मिलती हैं। ठीक है, अब हम एक और बात पे चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैप है, और यहां पर 7 महाद्वीपों के बारे में आपको बताया गया है। 7 महाद्वीपों में यह बताने की कोशिश की गई है कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो आप याद रखना देनाली है। क्या है, देनाली है, जिसे माउंट मिंकेनले नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा क्या है, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, एकांकुआ है, जो आप इसको पढ़ सकते हो, एंडीज पर है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, बात करें यूरोप की, तो माउंट एल्ब्रुस है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। अफ्रीका की बात करें तो किलिमंजारो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, विल्सन मैसिफ, याद रखें। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की आपको दिखाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्सिस्क्यू है। ठीक है, पकाया जाए वैसे यहां पर ये ओशिनिया ग्रुप की है, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पूछ ले तो माउंट कॉन्सिस्क्यू है। वहीं एशिया की तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, जो एशिया में है, तो इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों की विशेषता क्या है, अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, यहां पर ये चीजों के बारे में बताया गया है। जैसे पहाड़ों पर जाओगे तो आपको चोटियां दिखाई देंगी, इसके अलावा घाटियां दिखाई देंगी, वैली दिखाई देंगी। दो माउंटेन के बीच में जो खाली स्थान होता है, दो माउंटेन के बीच में जो समतल स्थान होता है, उसे घाटी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, चोटियां हो गई, शिखर हो गए, इसके अलावा क्या हो गई, वैली। ठीक है नहीं, क्या हो गई, यहां पर वैली हो गई। इसके अलावा क्या है, वहां पर बहुत सारी बर्फ जमी रहती है, तो उनको ग्लेशियर कहते हैं, हिमनद हो गए। इसके अलावा नदियां हो गई, धाराएं हो गई। यहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल मिलेंगे, चट्टान मिलेगी, विभिन्न प्रकार की मौसम और जलवायु अलग मिलेगी। भूविज्ञान के बारे में हम यहां से पता कर सकते हैं, यहां पे अलग प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं। मानव गतिविधियां यहां पे अलग प्रकार की होती हैं, और यहां पे बहुत सारे दर्रे मिलते हैं। कुछ फीचर्स हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। ठीक है ना, इसको आपको अच्छे से तैयार रखना है और याद भी रखना है। हाँ जी, ठीक है ना। चलिए, वहां पर ये थोड़ा सा इसमें हैंग हो गया था, ये है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लेशियर की, कि मैंने आपको बताया था ग्लेशियर। तो कभी आपसे पूछ ले कि ग्लेशियर कैसे कहते हैं, तो पहले याद रखना बर्फ के समूह को ग्लेशियर कहते हैं।
जहां पर बर्फ जमी रहती है उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। लेकिन ग्लेशियर में गति जरूर होती है, वो थोड़ी सी क्या करता है आगे, ठीक है, चलता रहता है, थोड़ा सा मूव होता रहता है। तो बर्फ का समूह जिसमें मूवमेंट होता है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो कुछ ग्लेशियर के बारे में आपको बता दूं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, याद रखना। गंगोत्री ग्लेशियर है, ये कहां कहां पर है आप देख सकते हैं। अगर हिमालय श्रेणी का सबसे ऊंचे ग्लेशियर की बात करें तो आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। तो सियाचिन काराकोरम रेंज में स्थित है और ये हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड में स्थित है और ये हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखो, ठीक है नहीं। और पहला कौन सा है, ससाइनी, ठीक है। इसके बाद क्या है, खुम्बू ग्लेशियर, ये नेपाल में, वाल्टोरा ये काराकोरम में है, याद रखना इसको, मैंने लिख दिया। जेमू ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर, यारलुंग त्यान्स्पे ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, छोटा सिगरी ग्लेशियर, ठीक है ना, इनको याद रखो। अब यहां पे क्या है, पहाड़ों के हाँ जी, ये वनों के लाभ नहीं है, यहां पर पहाड़ों के लाभ है, ठीक है। यहां पर कुछ गलत हो गया है, ठीक है। पहाड़ों या पर्वतों के लाभ क्या है, तो पर्वतों के लाभ क्या है कि यह जलवायु को नियंत्रित करते हैं। बस आपको हेडिंग याद रखनी है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देते हैं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इनका महत्व है, ठीक है। यहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऋषि वगैरह यहाँ पर साधना वगैरह करते हैं, आध्यात्मिक महत्व भी है। जैसे आप ऋषिकेश में चले जाओ, माउंटेन में है, वहां पर अलग ही मजे आते हैं, है ना, आध्यात्मिक दृष्टि से। अनुसंधान यहाँ पर होता है, बहुत सारी जड़ी बूटियां वगैरह यहाँ पर मिलती हैं। शिक्षा भी यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं, समझ कि नहीं। तो अनुसंधान और शिक्षा के यहाँ पर केंद्र भी है, यहाँ पर वैज्ञानिक बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यह जल संसाधन यानी जल के बहुत बड़े स्रोत हैं, है ना, कि ऊपर ऊंचे हैं तो वहां पर तापमान कम हो जाता है, ग्लेशियर जब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी यहाँ में खूब है। पर्यटन के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, यहाँ पे खनिज और प्राकृतिक संसाधन भी बहुत सारे मिलते हैं, ये इनके महत्व है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं पठारों की। किसकी बात करते हैं, पठार। तो पठार याद रखना, ऐसी एलिवेटेड लैंड यानी ऐसी ऊंची उठी हुई जमीन जो ऊपर से कैसी हो, समतल हो, उन्हीं को हम पठार कहते हैं, उन्हीं को हम प्लेट्यू कहते हैं। एनी एलिवेटेड लैंड विच हैड फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेट्यू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार इनका वर्गीकरण कैसा होता है, पठार कई प्रकार के होते हैं, यहां पे याद रखो, अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है नहीं, पर्वतों के मध्य जो पर्वतों से जो घिरे होते हैं उनको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे तिब्बत का पठार है, पेरू का पठार है, कोलंबिया का पठार है। याद रखो, आपको एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम्पल से ही प्रश्न आते हैं। आपसे क्या पूछ लेगा, पूछेगा तिब्बत का पठार किसका उदाहरण है, तो आपको लगाना है कि अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर माने अंदर, पर्वत माने पर्वत, पर्वतों के मध्य में हो, जिसके दोनों ओर पर्वत हो। जैसे तिब्बत के इधर क्या हिमालय है और उधर त्यानश्यान पर्वत है, उन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, ये आ जाता है तिब्बत आ जाता है। पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, ये सब अंतर पर्वतीय है। गिरपदी पठार यानी गिरपद, यानी इसका गिरबाद क्या होता है, पर्वत, और पदवार होता है पैर, फुट, ठीक है नहीं। तो माउंटेन के फुट पर जो पठार मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गिरपदीय पठार कहते हैं। जैसे पीडमांट पठार और अर्जेंटीना का पेंटागोनिया पठार, याद रखो। गुंबद आकार पठार, जब स्थल खंडे के ऐसा हिस्सा गुंबद के रूप में उठ जाता है, गुंबद के रूप में उठ जाए तो उसको क्या कहते हैं, गुंबद आकार पठार कहते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार, ये इंडिया में है, याद रखो, झारखंड में। इसके अलावा महाद्वीपीय पठार, यह पठार अत्यधिक विस्तृत होते हैं, तो सामान्यतः पर्वतीय भागों से दूर केंद्र सागर के तटीय मैदानों से घिरे होते हैं, ठीक है नहीं। अरब सागर का पठार, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार, अंटार्कटिका तरह ग्रीनलैंड का पठार, ये काफी बड़े बड़े पठार होते हैं, ठीक है। तो इनको महाद्वीपीय पठार कहते हैं। अब यहां पर कुछ पठारों के उदाहरण हैं, ध्यान रखो। एशिया का माइनर पठार कहां पर है, तुर्की में। अनातोलिया का पठार कहां पर है, तुर्की में। मेसोटो पठार कहां पर है, आइबेरिया प्रायद्वीप में, ठीक है। चियापास का पठार कहां पर है, दक्षिणी मैक्सिको में। अलास्का का पठार कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोलंबिया का पठार कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बेसन पठार कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोलोराडो पठार कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ग्रीनलैंड कहां पर है, ग्रीनलैंड में है, ये आपको याद रखना है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ चीजें यहां पे समझ लेते हैं। जैसे कभी प्रश्न आ जाए कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है।
विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौकागम्य झील, यानी जिसमें हम नाव चला सकते हैं, नेविगेटेड है, उसका नाम टिटिकाका झील है, जो बोलिविया पठार पर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। कोलंबिया का पठार कोलंबिया देश में अवस्थित नहीं है, यह अमेरिका में अवस्थित है, यह भी याद रखना, ठीक है नहीं। ईरान का पठार उत्तर में एल्ब्रुस पर्वत से और दक्षिण में जैकारोस पर्वत से घिरा हुआ है। इसके अलावा जान लेते हैं तिब्बत का पठार 2 पर्वत हिमालय और कुनलुन से घिरा हुआ है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। अब आ जाते हैं मैदानों के बारे में। मैदान कौन है? जो लगभग समतल है, यहां पर बहुत ज्यादा ऊंची नीची जगह नहीं है, यहां पर पर्याप्त विरूपण नहीं पाया जाता, एक समतल पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। समझ लेते हैं। एक मैदान भूमि के अपेक्षाकृत समतल या धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर घास या अन्य कम वनस्पतियों से ढका होता है। मैदानों की विशेषता उसकी ऊंचाई या उसकी टोपोग्राफी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की कमी है, और वे आमतौर पर उन क्षेत्रों में होते हैं जो तीव्र विवर्तन या ज्वालामुखी गतिविधियों के अधीन नहीं होते। ठीक है। अब इस प्रकार से हम कुछ मैदानों की बात करते हैं। जो तटों के किनारे पर जो मैदान होते हैं उनको हम तटीय मैदान कहते हैं, जिसका निर्माण नदियां करती हैं, और नदियों के अलावा समुद्र की धाराएं भी उनका निर्माण करती हैं, ओशियन करंट भी निर्माण करती हैं। क्यों ओशियन करंट बहुत सारे अवसाद को लेकर आती हैं और वहां पे इकट्ठा करती रहती हैं। नदियां भी बहुत सारे अवसाद को वहां पे इकट्ठा करती है। तो जो समुद्र के किनारे पर तटों पर जिन मैदानों का निर्माण होता है, इन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर मालाबार जो तट है, मालाबार का जो मैदान है, कोरोमंडल का मैदान है, काठियावाड़ का जो मैदान है, वो तटीय मैदानों के बहुत बेहतरीन उदाहरण है। कुछ मैदान ऐसे होते हैं जिनका निर्माण नदियां करती हैं। नदियां में जब बाढ़ आती है तो आसपास ही अवसादों को जमा कर देती है। ठीक है। जल के द्वारा लुढ़का के लाए गए जो अवसाद होते, सेडिमेंट होते हैं, उनके जमने से जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है, जिसका निर्माण पूरी तरह से नदियों के द्वारा हो, नदी बहते हुए जल के द्वारा हो, अवसादों के जमा होने से हो, उसको जलोढ़ मैदान कहते हैं। जैसे गंगा का जो मैदान है वो जलोढ़ मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान अपने आप में जलोढ़ मैदान है। ठीक है। तो ये जलोढ़ मैदानों के कुछ उदाहरण हैं। आंतरिक मैदान, ये तट से बहुत दूर होते हैं, समतल क्षेत्र है, अक्सर विवर्तनिक गतिविधियों या कटाव से बनते हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत, जो ज्वालामुखी हो, यहाँ पर विवर्तनिक मतलब होता है जहां प्लेटें टकराती हैं। उदाहरण से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में महान मैदान, यूरोपियन स्टेपी और ऑस्ट्रेलियन आउटबैक मैदान इसमें सामने आंतरिक मैदान है। अपरदनात्मक मैदान, अपरदनात्मक मैदान क्या होता है? जब नदियां कहीं से जाती हैं तो ठीक है, ये भूमि के समतल क्षेत्र होते हैं जो नरम चट्टानी परतों के अपरदन से बनते हैं, अपेक्षाकृत सपाट सतह को पीछे छोड़ देते हैं। उदाहरण में भारत में डेक्कन पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च मैदान। हिम नदी मैदान यानी ग्लेशियर प्लेन, यह भूमि के समतल क्षेत्र हैं जो हिमनदों के निक्षेपण या तलछट के जमाव से बनते हैं, जो हिमनदों द्वारा पीछे छोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण में कनाडा का प्रेरी और उत्तरी यूरोपीय मैदान इसमें शामिल है। ठीक है नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर एक मैदान, एक उदाहरण उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले विशाल समतल क्षेत्र है। यह मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत से, पूर्व में मिसिसिपी नदी से, उत्तर में कनाडा प्रांत से लेकर दक्षिण में टेक्सास तक फैला हुआ है। विशाल मैदानों की विशेषता क्या है? उनके समतल भूभाग, घास वाले परिदृश्य और अपेक्षाकृत कम वर्षा है। यह मैदान एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है जो गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों का उत्पादन करता है। यह कई चरने वाले जानवरों जैसे बाइसन है, मवेशियों का घर भी है। मैदानों का एक और उदाहरण भारत में गंगा का मैदान है, जो उत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को भी कवर करता है। यह मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ यानी जो निक्षेप होते हैं ना, जलोढ़ निक्षेप होते हैं, जल के द्वारा जो लाए होते हैं, उनसे बना है। और यह महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है जो चावल, गेहूं और गन्ना फसलों का उत्पादन करता है। ठीक है नहीं। आइए, मैदान अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय भूमिका के कारण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कृषि की जाती है और इसको समझ लो कि यह कृषि का एक तरह से एक भूख मिटाने का साधन है। पूरी जनसंख्या को यही क्या करते हैं? भोजन उपलब्ध कराते हैं। मैदान ही भोजन उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर परिवहन थोड़ा सा आसान होता है, ये भी आपको पता है। यहाँ पे रेल चलाना, सड़क चलाना, हवाई जहाज के अड्डे बनाना, ये सब आसान होता है। ठीक है। बंदोबस्त, ऊबड़ खाबड़ इलाके या कठोर पारिस्थितिकी परिस्थितियों क्षेत्रों में तुलना में मैदानी क्षेत्र मानव बस्ती के लिए अपेक्षाकृत आसान होते हैं। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, याद रखना। और पर्यावरण
मैदानी तो मैदान विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का घर है, जिसमें घास के मैदान है, आर्द्र भूमि है, जंगल है। ये पारिस्थितिकी में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इससे अगली जो क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा कि पृथ्वी के अंदर कौन से बल लगते हैं और पृथ्वी के बाहर कौन से बल लगते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बल। उसमें इन सारी चीजों का जो स्थलाकृति है उनका निर्माण कैसे हुआ है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।